Hello everyone, I am Soumya Gururani and I have secured All India rank 30th in the Civil Services Examination 2018 and my score in Public Administration was 328 this year, and therefore in this video via Delhi Knowledge Track I am going to talk about my general strategy about PUBAT, and specifically I am going to talk about how I approached the administrative theories, particularly the thinkers in public administration, and how we can incorporate the theories in the paper too. So first of all I would like to talk about why we should pick public administration as an optional subject. पहले मैं यही कहूँगी कि आप जो भी ऑप्शनल अगर चूज़ कर रहे हैं आप सबसे पहले उसमें अपना इंटरेस्ट देखिए. तो मैंने, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक किया था और वो सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल अवेलेबल नहीं था, तो मुझे एक्सप्लोर करना पड़ा कि मैं क्या ऑप्शनल चूज़ करूँ. सो इसलिए मैंने कुछ ऑप्शनल्स अप्रोच करे, उनका कुछ रीडिंग मटेरियल पढ़ा, एंड जैसे मैंने सोशोलॉजी का कुछ रीडिंग मटेरियल पढ़ा, मैंने एंथ्रोपोलॉजी का पढ़ा, और उसके बाद मैंने पबैट को स्टार्ट किया, और पबैट पढ़ने के बाद मेरा काफ़ी इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ. So then I decided I should go for public administration, and there were a few other reasons that supported my choice. क्योंकि public administration का syllabus ultimately हमारा aim is to get into the administrative services. Mine was that to qualify for IAS, and therefore I thought public administration एक natural choice बन जाती है उसके लिए, इसलिए मैंने public administration को choose किया. एक और reason ये था कि public administration का जो syllabus है वो polity से काफ़ी overlap होता है, general studies 2 से काफ़ी इसमें एक overlap है, तो थोड़ा हम अपना प्रिपरेशन टाइम को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एंड अपना स्ट्रैटेजी और अपना एफर्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वाया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो दैट इज़ वाई आई चोज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. बट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आई थिंक हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी इस स्कोर तक पहुंचने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 साल लग गए. तो ऐसा नहीं है कि आपका एक साल ही पढ़ना पड़ेगा, आपको कई बार ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ सकता है, कई महीनों तक ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ सकता है, कई बार रिवाइज करना पड़ेगा. तो इसके लिए आपका इंटरेस्ट सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए. यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है देन यू विल लूज इंटरेस्ट, एंड आप लेटर ऑन चाहेंगे कि आप अपना ऑप्शनल चेंज कर लें अगर आपको स्कोर नहीं मिल रहा है, तो वो एक स्ट्रैटेजी मेरे नज़रिए से गलत हो जाती है. आप जितना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको अल्टीमेटली रिटर्न मिलेगा, बट यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी लॉयल टू योर ऑप्शनल. सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. Now coming to the general strategy, there is a lot of content already available कि कैसे पबैट पढ़ना चाहिए या उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए. मैं आज बात करूँगी आपसे कि जो इस सब्जेक्ट में थिंकर्स हैं उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए और उनको किस तरह से हम पढ़ें कि हमारा आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो पाए और हम किस तरह से उनको अपने आंसर्स में कोट कर पाएँ. तो सबसे पहले आपको थिंकर्स पढ़ने के लिए कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए. मैंने जो बुक रेफ़र करी थी वो थी प्रसाद एंड प्रसाद, जो उसका आइडियल रिसोर्स माना जाता है, एंड वो अपने आप में सफिशिएंट है. उसके अलावा मुझे कहीं और रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. कोई भी अगर ऐसा टॉपिक था जो मुझे लगा एप्टली कवर नहीं हुआ है, तो हाँ ऑनलाइन आप उसको जो भी गैप्स हैं आप फिल इन कर सकते हैं. तो थिंकर्स के बारे में आपको एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बनाने की ज़रूरत है सबसे पहले, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आइडेंटिटी जो डेवलप हुई ओवर द इयर्स वो कई और स्ट्रीम से इंस्पिरेशन लेके या उनसे बोरो करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सेल्फ आइडेंटिटी बनी. तो इनिशियल ईयर्स में मैनेजमेंट वाज वन ऑफ द contributors to public administration और political science was another major contributor to public administration. So इन दोनों के जो thinkers हैं उन्होंने काफ़ी public administration के फील्ड में भी अपनी theories दी थी. तो आपको ये एक कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है और इसके अलावा एक अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है. इनिशियली जो थ्योरी आई वो थी क्लासिकल थ्योरीज. तो क्लासिकल थ्योरीज मोस्टली स्ट्रक्चरल थ्योरीज थी जो ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से फंक्शन अपना ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए उसके बारे में बात करती. जैसे टेलर की थ्योरी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट पे. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्होंने बात करी कि किस तरह से हम वेस्टेजेस कम करेंगे, किस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग एट द कोर ऑपरेशनल लेवल किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उस टॉपिक पे बात करी. इसी तरह से
फयोल ने बात करी थी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क और स्केलर चेन, हायरार्की वगैरह के बारे में बात की थी। तो ये सब जो थ्योरीज थी ये स्ट्रक्चरल थ्योरीज थी। इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर थे मैक्स वेबर, जिन्होंने आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करी थी। तो इन थ्योरीज को हम क्लासिकल थ्योरीज मानते हैं, जो इनिशियल ईयर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आई थी। आप पढ़ते हैं पैराडाइम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें यही थ्योरीज इनिशियली आई थी, जो प्रिंसिपल्स के बारे में बात करती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करती हैं, जो एक रिजिड अप्रोच लेके चलती हैं। तो ये क्लासिकल थ्योरीज थी। इसके बाद आई बिहेवियरल थ्योरीज, और इसमें थी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी और दूसरा था बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज में मेजर कंट्रीब्यूटर थे एल्टन मेयो, और उसके बाद बिहेवियरल थ्योरीज में आए चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन। बिहेवियरल थ्योरीज में ही आती हैं मोटिवेशनल एंड लीडरशिप थ्योरीज, जिसमें लाइकर्ट या मैकग्रेगर, हर्सबर्ग, इन सब की थ्योरीज आती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है वो है मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में आती हैं सिस्टम एंड कंटिजेंसी थ्योरीज, जो ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम के रूप में देखती हैं और किस तरह से वो पुरानी सारी थ्योरीज को इनकॉर्पोरेट करके एक आइडियल थ्योरी या आइडियल सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करती हैं। किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक होना चाहिए, किस तरह से उसको अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करके इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, वो उस विषय में बात करती हैं। तो आपको ये कैटेगराइजेशन क्लियर होना चाहिए ताकि एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाए। इसके बाद जो मेरी अप्रोच थी थिंकर्स के लिए वो ये थी कि मैंने हर एक थिंकर पे एक A4 साइज पेज पे नोट्स बनाए थे। तो एग्ज़ाम से पहले ये होता है कि हमारे पास इतना मटेरियल हो जाता है पढ़ने के लिए हर थिंकर के बारे में, और थिंकर्स के अलावा और भी टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने होते हैं। वी हैव करंट अफेयर्स जो हमें इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो कुल मिला के काफ़ी बल्कि एक सोर्स मटेरियल हो जाता है हमारे पास, जो हमें रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। तो एग्ज़ाम से पहले हमें टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए व्हाट आई डिड वाज कि आई मेड शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल दीज थिंकर्स, जिसमें मैंने सिर्फ उनके कीवर्ड्स लिखे और उनकी थ्योरीज के मेन पॉइंट्स लिखे, कुछ निमोनिक्स बनाए कि किस तरह से मैं इसको एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाऊँ। से फॉर एग्जांपल टेलर है, टेलर की थ्योरी के जो मेन आइडियाज़ हैं, जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इस तरह से मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए जो कीवर्ड्स मुझे एग्ज़ाम में याद रहें। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैक्स वेबर की जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी पे थ्योरी है, उसमें मैक्स वेबर की जो थ्योरी है वो तो सबको पता है। उसके अलावा जो उसका क्रिटिकल अप्रेजल है, जो उसका क्रिटिसिज्म है, वो काफ़ी रेलेवेंट है एग्जाम के नज़रिए से, और उस पर कई क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जिन्होंने उनकी थ्योरी पे कमेंट करा है, कई बार उस पर भी क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको वो कवर करने की भी ज़रूरत है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने नोट्स में थ्योरी के अलावा उसका क्रिटिसिज्म और उसके प्लस पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा अपने नोट्स में आप इनकॉर्पोरेट करिए कि उस थिंकर की जो थ्योरी है उसका मॉडर्न टाइम में क्या रेलेवेंस है, और वो मॉडर्न टाइम में किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही है, कहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन है। से फॉर टेलर का स्टैंडर्डाइजेशन आज भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यूज़ होता है इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सो वी कैन कोट दिस इन द पेपर 2। अगर हम पेपर 2 के आंसर्स में इस तरह से थिंकर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारे आंसर्स की जो क्वालिटी होती है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाती है, एंड इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन इन द माइंड्स of the examiner, whoever is checking the paper, that we clearly understand what is being asked of us, and we have in-depth knowledge and understanding of the concept. So the basic idea is, आप जब thinkers पढ़ रहे हों तो don't just be narrow minded, आप अपने आप को सोचने पे मजबूर करिए कि ये जो थ्योरी है इसका मॉडर्न डे मैनिफेस्टेशन किस रूप में है। जैसे हम मैरी पार्कर फोले की बात करें, वो अपने टाइम में क्लासिकल थ्योरिस्ट में मानी जाती हैं, लेकिन उनके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अपने समय से आगे के माने गए हैं। तो उनकी जो थ्योरीज हैं वो आगे फॉलो हुई बाय मैकग्रेगर। जैसे उनकी परसुएसिव लीडरशिप है वो मैकग्रेगर ने आगे बढ़ाई, या उनका जो ह्यूमन
एसोसिएशन एंड डायनामिक्स जो उनका कॉन्सेप्ट है वो एल्टन मेयो ने एम्पिरिकली टेस्ट किया और उस पर उनकी हॉथॉर्न स्टडीज़ आई। तो इस तरह से आप एक थिंकर और दूसरे थिंकर के बीच में लिंक बनाना सीखिए, और ये तभी होगा जब आप कई बार उन थिंकर्स को पढ़ेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे और उनको इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। और से फॉर एग्जांपल जैसे सिस्टम्स या कंटिजेंसी थ्योरीज हैं, तो ये ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम की बातें करती हैं। तो आप अपने अराउंड या करंट अफेयर्स में या कोई भी ऐसी से स्कीम आती है उसमें आप ये देखें कि ये किस थिंकर की थ्योरी से रिलेट करती है। ब्यूरोक्रेसी की जो हमारे नेगेटिव्स हैं, आज हम पेपर में कई बार हमसे पूछा जाता है, तो उसमें वेबर की जो थ्योरी है उसको हम कोट करें, और उसके साथ ही साथ जो उसका क्रिटिकल अप्रेजल था, जो जैसे सपोज पार्किंसंस लॉ है या पीटर प्रिंसिपल है, ये सब उसके क्रिटिसिज्म्स में आते हैं। तो आप इनको रिकॉल कर पाएँ एग्जाम में, इसके लिए आपको इसके रेडी रेफरेंस नोट्स होने चाहिए, जिससे आपको याद रहे कि हाँ, अगर ब्यूरोक्रेसी का क्वेश्चन आया तो वेबर को कोट करना आवश्यक है, और वेबर को कोट करने के साथ ही साथ आप उनका जो क्रिटिसिज्म है उसे कोट करें। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन अलाइन करनी है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 को कंपार्टमेंटलाइज ना करें। पेपर 1 डेफिनेटली इज थ्योरी बेस्ड, बट पेपर 2 भी प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड ही रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको उस एप्लीकेशन बेस में किस तरह से थिंकर्स को इनकॉर्पोरेट करना है, यही आर्ट सीखनी है। और इस आर्ट को सीखने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस एज मेनी आंसर्स एज यू कैन। आपको आंसर राइटिंग अच्छे से करनी है। आपको जितने भी इस तरह के टेक्निकल सवाल या प्रश्न पूछे जाएं, उनको इस तरह से आंसर्स अपने लिखने हैं कि उसमें आप कहीं ना कोई थिंकर को कोट ज़रूर करें। उससे आपकी एक मैच्योरिटी ऑफ द सब्जेक्ट दिखती है, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होती है, एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज ओवर द अदर aspirants या other candidates who are writing for the same exam. और this is the overall general idea कि किस तरह से आपको thinkers को approach करना चाहिए। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में ये याद रखना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक, आप अगर कोई नॉवेल्स अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ वो भी कर सकता है। कोई जनरल स्टडीज़ पढ़ रहा है, अगर वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर देखेगा, बारिंग अ फ्यू क्वेश्चंस, उसको लगेगा कि हाँ दिस पेपर इज़ डूएबल। बट जब पेपर एक्चुअली करने की बात आती है और जब उसकी स्कोरिंग होती है, तो हम कई बार ये समझ नहीं पाते हैं कि हाँ हमने तो अपना अटेम्प्ट अच्छा किया था, बट उसके बाद भी हमारे स्कोरिंग क्यों अच्छी नहीं हुई। तो स्कोरिंग अच्छे ना होने के यही कारण है कि आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंकर्स है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं अपने पेपर 2 में। जहाँ भी आप अगर पेपर 2 में थिंकर्स इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, वहाँ पे आप उसको वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और जहाँ भी आप पेपर 1 में थिंकर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कोट कर पाएँ, से कोई स्कीम आई गवर्नमेंट की या कोई से 7th पे कमीशन में कुछ परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने दिए, तो आप उसको कोट कर सकते हैं टेलर के साथ कि उसने भी इस चीज़ के बारे में बात करी थी। तो इस तरह से आप अगर लिंक बनाना सीख जाएं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल बिकम अ वेरी इजी एंड अ वेरी गुड स्कोरिंग ऑप्शनल फॉर यू। हाँ, इट इज़ अ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट और उसमें सब्जेक्टिविटी इज डेफिनेटली देयर। डिस्पाइट यू कंसिडरिंग हैविंग गिवन अ गुड अटेम्प्ट, यू माइट नॉट स्कोर वेल, सो यू हैव टू टेक दैट इन योर स्ट्राइड। बट हाँ, ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो ओवरऑल preparation है for the subject, it will be good and you should score a decent score in public administration. So that's all from my side, and thank you so much for listening to me and sparing your time. Thank you and all the best.